नाज़रीन, फलस्तीनी रेजिस्टेंस के नॉन स्टॉप हमले जारी हैं। एक बार फिर एक लार्ज स्केल अटैक की तफसीलात सामने आ रही हैं, जिसमें इजरायली कन्वॉय को निशाना बनाया गया है, कई टैंक्स को निशाना बनाया गया है, कई मिलिट्री व्हीकल्स को निशाना बनाया गया है और बड़ी तादाद में इजरायली फौज की हलाकतें और जख्मी रिपोर्ट हो रहे हैं। फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने ऐसा लग रहा है कि अपने हमले जो है वो बहुत बढ़ा दिए हैं और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि एक ऐसे टाइम में जब सीज फायर डिस्कस हो रहा है और इजराइल जाहिर है कि सीज फायर के लिए तैयार नहीं होगा, तो प्रेशर जो है वो क्रिएट किया जाए। इजराइल के अंदर भी ये मैसेज दिया जाए कि ये जो क्लेम कर रहे हैं उसके बरक्स ये मुकम्मल तौर पर नेतन्याहू जो है वो हार चुका है, और वेस्ट को भी मैसेज दिया जाए और अमेरिका को भी मैसेज दिया जाए और खासकर यूरोप को ये मैसेज दिया जाए कि अगर ये जंग जारी भी रही तो इजराइल इसमें से किसी सूरत जब वो फाते होकर नहीं निकलेगा और कोलैप्स की तरफ बढ़ेगा। तो फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने जो है वो लार्ज स्केल हमले शुरू कर दिए हैं। इससे पहले 40 इजरायली फौजियों को निशाना बनाया गया और अब एक बार फिर जो है वो एक लार्ज स्केल हमले की रिपोर्ट सामने आ रही है। इसी दरमियान जो ईसीयू है, जो अजरबैजान के अंदर इजलास हुआ, वैसे ये सारी इकोनॉमिक ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन अब इकोनॉमिक से बढ़कर वो स्ट्रेटेजिक मामला जो है वो डिस्कस हो रहे हैं। चाहे वो ब्रिक्स भी तो बुनियादी तौर पर एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन थी, एससीओ भी एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन थी, ईसीओ भी एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अब इसमें जो मामला डिस्कस हो रहे हैं वो फलस्तीन है, ईरान है, स्ट्रेटेजिक मामला हैं, उनको जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। तो ईसीओ ने मुकम्मल तौर पर ईरान की सपोर्ट का ऐलान किया है और साथ आईआरजीसी ने कहा है कि अगर इजराइल और अमेरिका का हमला हुआ तो फिर हमारा जो रिस्पॉन्स है वो रेड लाइन से, मतलब कोई उसकी रेड लाइन नहीं होगी, वो रिस्ट्रिक्टेड हमला नहीं होगा, जवाब नहीं होगा, बगैर किसी रेड लाइन के जो है हम जवाब देंगे। अच्छा, इजराइल के अंदर जो खाना जंगी है उस पर ये पर्दा डालने की काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आज अमेरिका पीछे हट जाए तो ये बिल्कुल ये कोलैप्स कर जाएंगे और अंदर से भी लड़ाई इस हद तक पहुंच चुकी है और इकोनॉमिक फॉल आउट है, सोसाइटी डिवाइड हो चुकी है। अब नाज़रीन, नेतन्याहू का जो स्पोक्स पर्सन है वो रिजाइन कर गया है, छोड़ गया है ड्यू टू द रीजन कि नेतन्याहू की जो बीवी है उसके साथ उसके सीरीज ऑफ डिस्प्यूट्स हुए हैं, जिसके बाद वो जो है वो लीव कर गया है। तो बात यह है कि देखिए, ये इजराइल है, आज का इजराइल है जो अंदर से टूटा हुआ है, जिसकी आर्मी एक्सपोज हो चुकी है गजा के अंदर, जिसकी एयरफोर्स भी ईरान के खिलाफ कुछ हासिल नहीं कर सकी है, जो उसका ओवररेटेड एयर डिफेंस था वो भी ईरान ने उड़ा कर दिया है। तो देखें, अगर इजराइल ये फैसला करता है कि वो इस जंग को इसी तरह से जारी रखेगा, इस जुल्म को इसी तरह से जारी रखेगा, मैं आपको बता दूं, ये इस रीजन की गवर्नमेंट जो मर्जी सोचती रहे, रेजिस्टेंस ना सिर्फ मिडिल ईस्ट से खड़ी होगी बल्कि बाकी रीजन से भी रेजिस्टेंस जब वो आएगी और इस जदोजहद को आगे बढ़ाएंगे। सब सीज फायर का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन अगर इजराइल ये समझता है कि वो इसी तरह से जुल्म जारी रख सकता है तो ये उसकी खाम ख्याली। और आप जरा अंदाजा तो करें, 100 साल हो चुके हैं और 100 साल से उनकी प्लानिंग यही है कि फलस्तीनी जो है वो उनकी जो रेजिस्टेंस की विल है वो छोड़ दें, फलस्तीनी अपनी रेजिस्टेंस की विल छोड़ दें, तो वो 100 साल में खत्म नहीं हुई तो वो अब खत्म हो जाएगी। तो ये इनकी खामख्याली, और आज तो इजराइल सबसे ज्यादा कमजोर तरीन पोजीशन के अंदर है। और दूसरी बात यह है कि ब्रिक्स जो है आज उसका इजलास शुरू हो जाएगा और ये ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फलस्तीन के हवाले से, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से, सबकी जिंदगियों के हवाले से ब्रिक्स जो है ना वो एक बहुत बड़ा फिनोमेना है। और ब्रिक्स से ये प्रपोजल आया है कि न्यू करेंसी ही अब ऑप्शन है और किसी सूरत न्यू करेंसी से पीछे नहीं हटा जाएगा। अब डॉलर के ऊपर रिलाय नहीं किया जा सकता। अगर ब्रिक्स अपनी नई करेंसी ले आती है तो आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा फिनोमेना होगा इस सेंचुरी का। अच्छा, इसके साथ ब्रिक्स और अमेरिका की जो लड़ाई है वो बढ़ रही है। अमेरिका ने उन कंट्रीज को जो ब्रिक्स में हैं या ब्रिक्स में शामिल हो सकते हैं, उनको जो चिप्स हैं उसकी सप्लाई रोकने का ऐलान किया, रिस्ट्रिक्ट करने का जब ऐलान किया है, प्रेशराइज किया जा रहा है मुल्कों को ब्रिक्स में शामिल ना हो। लेकिन ये चीजें अब इन मुल्कों को नहीं रोक पा रही हैं और सबको पता है कि ऐसे माहौल में जब अमेरिका की जुबान भी सब चेक कर चुके हैं और इसका रिकॉर्ड भी सबके सामने है, वो कोई भी जो है ना पीछे हटने के लिए अब तैयार नहीं है, अपनी अपनी कैपेसिटी में सब आगे बढ़ रहे हैं। और एर्दोगान ये कहा है कि F-35 की जो डील है वो फाइनलाइज हो सकती है। ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। फलस्तीनी रेजिस्टेंस के नाज़रीन नॉन स्टॉप हमले जारी हैं और अनबिलीवेबल है जिस तरह से वो अटैक्स कर रहे हैं और ये तारीख में याद रखा जाएगा फॉर द सेंचुरीज टू कम। याद रखा जाएगा कि फलस्तीनी किस तरह से लड़े और किस तरह से उन्होंने जिद्दोजहद की, किस तरह से उन्होंने कुर्बानियां दी और इस खित्ते की सबसे ताकतवर तरीन कहलाने वाली फौज उससे वो किस तरह से टकरा गए जब पूरा रीजन जो है वो दुबक की और जना बेहिसी और बेबसी के साथ बैठा हुआ था। तो ये मैं आगे चलकर आपके सामने जो ताजा हमले हुए हैं वो रखता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेस्ट के लिए नाज़रीन बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। अब वेस्ट जो है ना फंसा हुआ है कि वो वक्त आ गया है कि अब उन्होंने फलस्तीन को तस्लीम करना है, वो वक्त आ गया है कि ग्रेटर इजराइल को अब अबंडन करना होगा। तो इसमें वो फंसे हुए हैं कि अब ये फैसला कैसे किया जाए, लेकिन वो जितना डिले कर रहे हैं
यकीन मानिए कि वेस्ट को नाकाबिले तलाफी नुकसान इस वक्त पहुंच रहा है। और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मैं आपके सामने जो रिपोर्ट रखने जा रहा हूं, एक तो देखें साइप्रस में जो हो रहा है वो पूरी यूरोपीय यूनियन इस वक्त हिली हुई है। और अब जरा आज जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक जो मिलियनेयर्स हैं वो यूके को तेजी के साथ छोड़ रहे हैं। वेस्ट के लिए बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है, वो अपनी इकोनॉमी संभालें, अपनी सोसाइटीज को संभालें, जो नई दुनिया के चैलेंजेस हैं उसको देखें, या फिर वो इजराइल की इस जो जारियत है इसको सपोर्ट करते रहे और अपना नुकसान करते रहे। ये दो उनके पास ऑप्शन है। बर्तानिया से 2024 की आज रिपोर्ट सामने आई है। 2024 में 157%, कितना 157% इंक्रीज हुआ है कि मिलियनेयर्स बर्तानिया को छोड़ गए। और बताया जा रहा है कि 2025 के अंदर इससे भी ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर मिलियनेयर्स बर्तानिया को छोड़ने जा रहे हैं, इससे भी बड़ी तादाद के अंदर। यूके हैज एक्सपीरियंस्ड अ सिग्निफिकेंट नेट आउटफ्लो ऑफ मिलियनेयर्स विद एस्टिमेट सजेस्टिंग दैट 10,800 मिलियनेयर जो हैं वो 2024 में छोड़ गए हैं। 157% इंक्रीज हुआ है। और 2025 के अंदर 16,500 मिलियनेयर जो है वो लीव करेंगे। ठीक है, यानी 2024 में जंग शुरू होने के बाद 10,800 छोड़ गए 2024 में, और इस साल जो है वो 16,500 जो है वो लीव कर जाएंगे। तो ये कितने बड़े नंबर से आप जरा अंदाजा करें। तो ये इनको ऐसी चीजों के ऊपर काम करना है या इजराइल को सपोर्ट करना है, ये इन्होंने फैसला करना है। ठीक है ना। अब जो इजराइल के मफादात हैं और जो वेस्ट के मफादात हैं वो आपस में टकरा रहे हैं। इजराइल इनके लिए एक लायबिलिटी बन चुका है, एक बोझ बन चुका है। तो इन्होंने फैसला करना है कि इन्होंने किस तरफ जाना है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो लीव कर रहे हैं ये भी तो कहीं जा रहे होंगे ना, ये मार्स के ऊपर तो नहीं जा रहे हैं, ये दुनिया में ही कहीं मूव हो रहे हैं। तो सवाल यह है कि अमेरिका से साइंटिस्ट जो है वो यूरोप मुंतकिल हो रहे हैं। तो यूरोप के जो मिलियनेयर्स हैं वो कहां पर जा रहे हैं? भाई अमेरिका के साइंटिस्ट यूरोप आ रहे हैं और वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा फिनोमेना हम देख रहे हैं। तो ये मिलियनेयर्स कहां पर जा रहे हैं? सबसे कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। अब जरा देखिए, वो कह रहे हैं कि ये जो मिलियनेयर्स हैं वो जा रहे हैं पेरिस, दुबई, एम्स्टर्डम, मोनाको, जनेवा, सिडनी एंड सिंगापुर। ठीक है ना। यानी कि वो वहां, और अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं वो भी पेरिस आ रहे हैं। तो ये मिलियनेयर्स पेरिस, दुबई, एम्स्टर्डम, सिडनी, सिंगापुर, यहां पर ये शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये बर्तानिया को सोचना है। इस वक्त पेरिस दबाव डाल रहा है बर्तानिया के ऊपर कि वो फलस्तीन रियासत को तस्लीम करे, और बर्तानिया इस वक्त असलहा दे रहा है, मुकम्मल मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है इजराइल को। तो बर्तानिया को सोचना है, उनके अवाम को सोचना है कि बर्तानिया का नेशनल इंटरेस्ट किसके अंदर है। ब्रिटेन फर्स्ट पॉलिसी अब वहां पर भी लेकर आना होगी। और फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक बहुत बड़ा फैक्टर वो ये है कि यूके जो है ना अब नो लॉन्गर एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी में उसका कोई बड़ा किरदार नहीं है। और एक बड़ी बात उन्होंने ये बताई है कि बर्तानिया का ग्लोबल टेक्नोलॉजी के अंदर, उसकी इनोवेशन के अंदर उसका हिस्सा जो है वो खत्म हो रहा है तेजी के साथ। तो देखें, यहां मिडिल ईस्ट की जंग या दीगर या यूक्रेन की जंग जो है वो उनकी इकोनॉमी को जो है ना मुतासर कर रही है। इकोनॉमी मुतासर हो रही है तो आगे सारी चीजें मुतासर हो रही हैं। वो बाकी जगहों से पैसा निकालकर डिफेंस में डाल रहे हैं और उनका फोकस शिफ्ट हो रहा है। तो जो भी आप कहें, मसला पीछे जंगे ही हैं। ठीक है ना, मसला पीछे जंगे ही हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो ईरान की जंग होगी, यूरोप का अंदाजा हुआ है सिर्फ 12 दिनों में कितना ये नुकसान कर सकती है। और अगर ये लंबी चल गई, अगर दोबारा शुरू हुई और इराक की तरह की, अफगानिस्तान की तरह की एक लंबी जंग ये अगर ऐसी शुरू हो गई, या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद हो गया, ये यूरोप के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये मैंने एक रिपोर्ट आपके सामने रखी है कि मिलियनेयर्स वहां से लीव कर रहे हैं। तो ये सारा दबाव है। अब देखें, वहां पर प्रोटेस्टर्स निकले हुए हैं, कभी पार्लियामेंट्स के गिर्द वो दायरे बना रहे हैं और यूनिवर्सिटीज के अंदर मुजाहरे कर रहे हैं। तो ये यूरोप को फैसला करना है और वो इसके ऊपर सबसे बड़ी डिबेट वहां पर जारी है। ब्रिक्स नाज़रीन इस सेंचुरी का एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, यानी चाइना का राइज करना। और चाइना ने ही ब्रिक्स, यानी चाइना लेड ब्रिक्स है ना, जैसे यूएस लेड नेटो है, तो इसी तरह जो है ना चाइना लेड ब्रिक्स है। तो ब्रिक्स जो है ना ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। ठीक है ना। अब आप जरा देखिए कि इसका इजलास आज शुरू हो रहा है और ब्राजील के अंदर हो रहा है। और ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जरा स्टेटमेंट देखिए। ही सेज न्यू ट्रेड करेंसी इज अ मस्ट और वी विल एंड 21st सेंचुरी द सेम वे वी स्टार्टेड द 20th सेंचुरी। यानी 20वीं सदी जिस तरह से हमने शुरू की थी, हमारी 21वीं सदी भी उसी तरह से खत्म हो जाएगी अगर हमने डॉलर की जगह पर नई करेंसी ना लेकर आए। ये ब्राजील के प्रेसिडेंट बात कर रहे हैं और जो है वो ब्राजील के अंदर ही ब्रिक्स का इजलास हो रहा है। तो ये मतलब कि बहुत बड़ी बात है कि वो बिल्कुल वो कह रहे हैं ये सबकी निजात है और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं।
कि अगर हम इसको जो है वो नई करेंसी ना लेकर आए। और उन्होंने कहा कि मुझे पता है बहुत सारे मसाइल हैं, पॉलिटिकल मसाइल हैं, कंप्लेक्स इशू है कि नई करेंसी उसको लाना, लागू करना, लेकिन हमारे पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जो है ना, ये पूरी दुनिया की निजात की बात है। अच्छा, फिर आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ब्लूमबर्ग वो कह रहा है कि वॉशिंगटन प्लान्स टू रिस्ट्रिक्ट एनवीडिया चिप्स टू मलेशिया एंड थाईलैंड। अब ये ना थाईलैंड और मलेशिया किसी टेक्नोलॉजी की दौड़ के अंदर हैं, भाई एनवीडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है जो चिप्स बनाती है, मलेशिया और थाईलैंड किसी टेक्नोलॉजी की दौड़ में है ही नहीं कि भाई वो चाइना को अगर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि भाई चाइना बड़ी टेक्नोलॉजी बना रहा है, तो मलेशिया और थाईलैंड दरमियान में कहां से आ गए? उनको एनवीडिया की जो चिप्स हैं वो क्यों रिस्ट्रिक्ट की जा रही हैं? तो उसकी वजह नाज़रीन यह है कि यह मुतवक्के है कि थाईलैंड और मलेशिया जो है वो ब्रिक्स के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह से मुल्कों को दबाव में डाला जा रहा है, लेकिन चाइना भी तो इसके लिए तैयारी करके बैठा हुआ है। तो चाइना हर एक जो टेक्नोलॉजी है उसको रिप्लेस करने का बंदोबस्त कर रहा है। जैसे ईरान में उन्होंने नेविगेशन को रिप्लेस किया, तो अब वो चिप्स भी उसके ऊपर भी तेजी के साथ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो अमेरिका के एक एक टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मलेशिया और थाईलैंड को वो इस तरह से धमका रहे हैं खुलकर, और पस पर्दा पता नहीं क्या मैसेजेस भेजे होंगे, लेकिन ये मुल्क जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और आप देखिए इंडोनेशिया ऑलरेडी शामिल हो चुका है, और मलेशिया बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, और पावरफुल इस्लामिक मुल्क जो है वो ब्रिक्स की तरफ शामिल हो रहे हैं। ठीक है, ईरान शामिल हो सकता है, हो चुका है, यूएई हो चुका है, पाकिस्तान हो सकता है, ठीक है ना। और तुर्की के साथ भी उनकी बात चल रही थी, लेकिन तुर्की नेटो तो वो उनका एक अपनी पॉलिसी है, लेकिन पावरफुल इस्लामिक मुल्क और ग्लोबल साउथ जो है ना नाज़रीन, ग्लोबल साउथ कहते हैं जो दुनिया की इमर्जिंग नेशंस है, और अफ्रीका की जो अकवाम है, लतीनी अमेरिका की, और चाइना और ब्राजील, ठीक है ना, और इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारा ग्लोबल साउथ है। और ग्लोबल साउथ ही असल जो लड़ाई है ना, यानी ओवरऑल ये सारी अकवाम इकट्ठी हो रही हैं ब्रिक्स के झंडे तले, ठीक है ना, ब्रिक्स के झंडे तले ग्लोबल साउथ की ये सारी अकवाम जो है वो इकट्ठी हो रही हैं। तो ये एक फिनोमेना साथ जारी है, यानी मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर जो कन्फ्रंटेशन है वो जारी है। और आप अगर नोट करें तो कन्फ्रंटेशन किस चीज की है? निजात की। सांस घुट रहा है तो वो निजात की कन्फ्रंटेशन है। और जैसे प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील ने कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। ईसीओ जो है, अब जरा स्टेटमेंट देखिए, फुल कंसेंसस एट ईसीओ, पोजिशिया सेज ऑल मेंबर्स कंडेम इजराइल एग्रेशन अगेंस्ट ईरान। अभी एक इकोनॉमिक फोरम है, लेकिन वहां पर स्ट्रेटेजिक मामला जो डिस्कस हुए, तो पूरी ईसीओ जो है वो ईरान के साथ खड़ी है। और आईआरजीसी जो है उसने कहा है कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हमारा जो रिस्पांस है वो बगैर किसी रेड लाइन के होगा। अच्छा, अब यहां पर एक बड़ी तकलीफ दे चीज हो रही है, बड़ी पेनफुल चीज हो रही है, जिसका दबाव मिडिल ईस्ट के ममालिक के ऊपर बहुत ज्यादा है, ठीक है। और वो हो ये रहा है कि जहां रोजाना गजा में बमबारी हो रही है, दर्जनों के हिसाब से फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं, और हम बेहिस्सी के अगले मर्तबे पर फायज हो चुके हैं कि रोज हम देखते हैं 50, 70, 100 फलस्तीनी शहीद हो गए। अच्छा जी, आज 10 ज्यादा हो गए, आज 10 कम हो गए। तो फलस्तीनी हमारे लिए महज नंबर्स बनकर रह गए। तो दुनिया बहरहाल एक हम ओवरऑल एक बेहिस्सी के अगले दर्जे पर चले गए हैं। तो अब वहां पर जो चीज हो रही है, बेबी फॉर्मूला एक फूड होता है, बेबी फॉर्मूला, ठीक है, ये फूड है जो 12 महीने से जो कम के बच्चे हैं, 12 महीने से कम के जो बच्चे हैं उनको यह दिया जाता है, उनके लिए खास फूड है। तो बेबी फॉर्मूला जो है वो पिछले कई दिनों और हफ्तों से इजराइल ने बंद कर दिया, यानी उसकी जो सप्लाई है, उसकी जो एड है वो अंदर नहीं जा रही है बेबी फॉर्मूला की। तो उसके नतीजे में 12 माह से कम उम्र बच्चे, यानी ये वो बच्चे हैं जो इसी जंग में पैदा हुए हैं। जब ये जारियत शुरू हुई है तो थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियन वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है। तो ये वही बच्चे हैं जो इस जंग के दरमियान पैदा हुए हैं, बम गिरते हुए, ठीक है ना। कईयों के जो फादर हैं वो शहीद हो गए होंगे, फैमिली शहीद हो गई होंगी। तो 12 माह से जो कम के बच्चे हैं उनको खुराक नहीं मिल रही, और बड़ी तादाद के अंदर उनकी शहादतें हो रही हैं। यानी आप जरा मुझे बताएं इस जमाने की ये कितनी बड़ी बदबख्ती है, और इस रीजन की कितनी बड़ी बदबख्ती है, और इस अपनी बेहिसी और बेबसी को ये किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, और ये जो ज़ायनिस्ट जिन्होंने ये जुल्म किए हैं ये कैसे अपने हिसाब से बचेंगे। यानी बेबी फार्मूला भी हमास चुरा लेती है, ये कहते हैं एड हमने भेजे जी, एड हमास चुरा लेती है, बेबी फार्मूला भी हमास चुरा के लेके जाती है। यानी आप इस जमाने की बदबख्ती देखें, हम किस जमाने में जी रहे हैं और क्या कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और दुनिया के लोग सड़कों पर निकले हुए, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ इस तरह के फलस्तीनियों को, अभी तक तो कोई रिलीफ नहीं मिला। तो यानी 12 माह से जो कम के बच्चे हैं उनको बाकायदा टारगेट किया जा रहा है। एक तरफ गोलियां और टैंक के गोले बरस रहे हैं और बम बरस रहे हैं आसमान से, दूसरी तरफ उनकी
खुराक, यानी एक तो ना आटा है, सबकी खुराक है, ये सिर्फ 12 माह से कम के जो बच्चे हैं उनकी ये स्पेसिफिक खुराक है, इसको टारगेटेड बंद किया गया है। यानी 12 माह से जो कम के बच्चे हैं उससे भी इजराइल लरसता है, उनसे भी कांपता है। ये सबसे ताकतवर तरीन मुल्क है, ठीक है ना, ये सबसे सोफिस्टिकेटेड आर्मी है। और वेस्ट ने अपनी सारी मोरालिटी खो दी है। एक्चुअली वेस्ट के पास कोई मोरालिटी थी नहीं। इनकी जो तारीख है पिछले कई सौ सालों की वो भरी पड़ी है। इन्होंने मिडिल ईस्ट में क्या किया, इन्होंने अफ्रीका में क्या किया, इन्होंने चाइना में क्या किया, इन्होंने साउथ एशिया में क्या किया, ठीक है। यहां के लोग आप कह लें कि उसको भूले नहीं है, ठीक है। इनकी जो दास्तानें, जो कुछ इन्होंने दुनिया में किया है, लेकिन बहरहाल दुनिया आगे बढ़ी, यूनाइटेड नेशन बना, इंटरनेशनल लॉ बना, नई नस्ल आ गई, बात आगे बढ़ी, ठीक है ना, बस दुनिया आगे चली। लेकिन वेस्ट ने अपने आप को एक्सपोज किया है, ठीक है ना। उनके पुराने किस्से भी अब सबके सामने आ रहे हैं कि ये तो असल में ये थे। तो ये जो सारे इजरायली आए हैं, ये कहां से आए हैं और ये किससे अपनी मोरालिटी लेते हैं। बाइडन का ऑन रिकॉर्ड ये इंटरव्यू है। अब आप देखिए, ये ऐसी बातें हैं कि मतलब बिल्कुल बंदा बहुत ही पेनफुल है, ठीक है ना। बाइडन का ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू मौजूद है। उसने कहा कि जब 7 अक्टूबर के बाद मैं गया इजराइल में, तो मैंने उसको कहा कि तुम इस तरह से अटैक नहीं कर सकते और इस तरह से सिविलियंस को नहीं मार सकते। तो नेतन्याहू ने मुझे कहा कि तुमने भी तो बम गिराया था नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर, ठीक है ना। तुमने भी तो जब वो इराक में और जो है ना अफगानिस्तान में, और खासकर उसने न्यूक्लियर का जिक्र किया कि तुमने भी तो न्यूक्लियर गिराया था। तो उसने कहा, बाइडेन ने कहा कि मैं शॉक्ड हो गया उसकी बात से, और मैंने कहा कि इसलिए तो हम यूनाइटेड नेशन लेकर आए थे कि दोबारा ऐसे मसलों को हम बैठकर जो हल कर सके। तो इजराइल जो है वो अपनी मोरालिटी अमेरिका से लेता है। अब मुझे बताएं किधर जाए दुनिया। यानी इजराइल अपने इस सारे जुल्म की जो जस्टिफिकेशन है वो इस चीज से लेता है कि अमेरिका ने भी तो ये किया हुआ है। तो ये वेस्ट ने जो है ना अपना बेड़ा गर्क किया है, अपना इमेज तबाह किया। ये दुनिया इनकी जागीर नहीं है। देखिए, इनको इख्तियार कब मिला है, ये 400-500 साल हो गए। उससे पहले क्या हो रहा था वहां पर, द डार्क एजेस ऑफ यूरोप। तो इनको जो इख्तियार मिला है, इन्होंने भी दुनिया को कुछ नहीं दिया सिवाय डिस्ट्रक्शन के, तबाही के। बहुत तकलीफें इन्होंने बहरहाल दुनिया को दी हैं। और ये जो इनकी आखिरी निशानी थी, ये इजराइल, उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये जो ज़ायनिस्ट है, इनके लीडर्स कहा करते थे कि बूढ़े मर जाएंगे और बच्चे जो है वो भूल जाएंगे, तुम फलस्तीनियों को इसी तरह से मारते रहना जब तक ये खत्म ना हो जाए। तो सवाल यह है कि अगर ये अपनी 3000 साल तारीख नहीं भूले हैं, तो फलस्तीनी ये 100 साल तारीख भूल जाएंगे। तो इनकी खाम ख्याली है, और ज़ायनिज़्म ने दुनिया को दिया कुछ नहीं। और बहरहाल इन सब का जब हिसाब किताब होगा, इन सब का मुहासबा होगा, एक दफा ये जुल्म की लहर छटेगी, ठीक है ना, तो सब टेबल टर्न हो जाएगा, सबका हिसाब किताब होगा। अब नेतन्याहू का जो स्पोक्स पर्सन है वो छोड़ गया है, और वजह यह बताई जा रही है कि सीरीज ऑफ डिस्प्यूट उसके हो रहे थे पिछले कुछ महीनों से नेतन्याहू की बीवी के साथ, और आज जो है वो छोड़ गया। ये बीवी भी इसकी काफी वहां पर जाना बहुत सारी चीजों में मुलव्वस है। और जब नेतन्याहू का ट्रायल हो रहा था पिछले दिनों में, तो इसकी बीवी को भी शामिल तफ्तीश किया गया था, ठीक है ना। तो इसकी बीवी भी काफी चीजों के अंदर मुलव्वस है। तो अब उसका स्पोक्स पर्सन छोड़ दिया। तो अंदर से ये इस तरह से टूटा हुआ है, यानी इजराइल अंदर से इतना ज्यादा डिवाइडेड है। और वेस्ट बैंक के अंदर इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि बड़े मैसिव और अनप्रेसिडेंटेड स्केल के ऊपर लैंड पर रैपिडली कब्जा करने की प्लानिंग है, ताकि फलस्तीनी रियासत के लिए कोई जगह बचे ही ना। ये इनकी प्लानिंग है। तो जिस रास्ते के ऊपर ये हैं, इस रास्ते के ऊपर इनकी ना कोई सिक्योरिटी है और ना जो इनके मकासद है कि सूरत जो वो पूरे होंगे। नबी बैरी जो हैं, जो स्पीकर हैं लेबनान के, वो इस वक्त टॉक्स कर रहे हैं हिजबुल्लाह के साथ। और नबी बैरी जो है वो बहुत सीजन वहां के पॉलिटिशियन हैं, और कई दहाइयों से वो स्पीकर हैं, और वो समझते हैं लेबनान को, और हिजबुल्लाह को वो समझते हैं, और हिजबुल्लाह उनको समझती है। तो यानी नबी बैरी जो है बड़ी पावरफुल शख्सियत है लेबनान की, वो हिजबुल्लाह की साइड के ऊपर हैं। और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अमेरिका और इजराइल और कुछ मिडल ईस्ट के मालिक के एजेंडा को पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सारे फेल होंगे। टॉक्स जारी हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ने वादा किया कि हम हथियार नहीं डालेंगे। अच्छा, सीरिया से जब मामला हुआ है, अल शरा के ऊपर शदीद प्रेशर है, शदीद प्रेशर है अल शरा के ऊपर। ये तुम जो गुलाम देने की बात करो, तुम कौन हो भाई, तुम कौन हो, तुम्हारी लेजिटिमेसी क्या है? वो कहते अल शरा को तो लेके ही हम आए हैं, अल शरा को तो ट्रेन ही हमने किया है, और तुम आकर गुलाम हाइट्स उनको दे रहे हो। तो ये इसको जना, तो अल शरा ने कहा है कि गुलाम हाइट्स दी जाए। इजराइल से मुतालबा किया अल शरा ने कि गुलाम हाइट्स जो है वो शाम को वापस की जाए। ये अब नया मुतालबा अल शरा की जानिब से सामने आया। तो शाम के लोग कभी भी ये कबूल नहीं करेंगे। अब ये अल शरा को फैसला कर भी दे तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा। तो उसके लिए भी अच्छा यही है कि वो सही डायरेक्शन में चले। तो अब उसने गुलाम हाइट्स का मुतालबा किया है। उर्दुगान ये कह रहा है कि शाम के अंदर बेसिस बनेंगी, ट्रेड जोन्स हम बनाएंगे, और उर्दुगान ने कहा कि F-35 जो है वो डिलीवरी हो सकती है अमेरिका से। आई बिलीव ट्रंप विल ऑनर दिस साइंड एग्रीमेंट एंड वी विल रिसीव F-35 जेट्स।
ग्रेजुअली ड्यूरिंग हिज टर्म। कह रहा है कि ट्रंप जो है वो ऑनर करेगा अपनी बात की जो उसने जुबान दी है। देखिए अब अमेरिका और इनके ऊपर प्रेशर ये भी है कि जैसे ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स के साथ बात चल रही है टर्की की, ठीक है ना, और फॉरेन मिनिस्टर जो है वो मॉस्को भी होकर आए हैं, तो अगर इधर से नहीं लेंगे तो उधर से मिल जाएंगे, तो इसलिए अब उनके लिए प्रेशर है। और मिडिल ईस्ट के अंदर काफी ताकत का तवाज़ुन जो है वो बदलेगा अगर F-35 इनको मिल जाते हैं। और चाइना और ईरान की जेट्स के बारे में डील चल रही है, रशिया के साथ उनकी डील हो चुकी है, शायद डिलीवरी हो जाए, लेकिन चाइना के साथ वो काफी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए जो फलस्तीनी रेजिस्टेंस के हमले हैं, बहुत गैर मामूली अटैक्स उन्होंने किए हैं। एक तो वो बता रहे हैं कि हमने गैदरिंग को निशाना बनाया है, खान यूनस के अंदर इजरायली फौजियों और व्हीकल्स की गैदरिंग्स को हिट किया है। 2 मरकाबा टैंक्स हमने तबाह कर दिए हैं और उसका जो क्रू है वो या मारा गया या जख्मी हुआ। और एक ट्रूप कैरियर को वो कह रहे हैं कि हमने खान यूनस के अंदर निशाना बनाया है। और एक्सचेंज ऑफ फायर बिटवीन इजरायली आर्मी एंड पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस, इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और 3 टैंक्स वो कह रहे हैं कि हमने जबालिया में हिट किए हैं, 3 टैंक्स जबालिया में हिट कर दिए हैं। कितने बड़े भाई, ये एक एक जो ऑपरेशन है ना, एक एक ट्रूप कैरियर, एक एक टैंक, ये मतलब कोई मामूली ऑपरेशंस नहीं है। वहां पर निकल कर जाना और जान हथेली पर लेकर और टैंकों को निशाना बनाना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। और फिर वो कह रहे हैं कि एक ट्रूप कैरियर को हमने निशाना बनाया और उसके बाद जो है वो जो रेस्क्यू फोर्स आई, फिर उसको हमने हिट किया विद लाइट एंड मीडियम वेपन्स। ये एक बड़ा ऑपरेशन उन्होंने किया है, बड़े गैर मामूली ऑपरेशन है। 3 टैंक्स जबालिया में, 2 टैंक्स जो है वो खान यूनस के अंदर, फिर खान यूनस के अंदर एक पर्सनल कैरियर है। अभी वो कह रहे हैं कि एक ट्रूप कैरियर को हमने और निशाना बनाया जिसमें रेस्क्यू फोर्स आई, उसको भी हमने हिट किया। दैट्स ह्यूज। और नॉन स्टॉप हमले जारी हैं जिससे प्रेशर जब बढ़ रहा है। इजराइल बहुत अपने लॉसेस छुपा रहा है। अगर ये जंग रुक जाती है तो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स आएंगे। अब जैसे ईरान की जंग के ये पहले 2-3 दिनों में जंग रुकने के बाद उन्होंने कहा $1.3 बिलियन का खर्चा आया है, आज वो $14 बिलियन तक पहुंच गया है और हो सकता है 10 दिनों बाद वो $30 बिलियन तक पहुंच जाए। तो ये बहरहाल अपने लॉसेस छुपाते हैं और ये इनकी बुजदली है। अच्छा, दुनिया में कोई अपने लॉसेस नहीं छुपाता। अब इनके F-35 गिरे हैं, वो अभी तक इन्होंने कंफर्म नहीं किया, हालांकि दुनिया में जिसके भी गिरते हैं वो कंफर्म करता है, इन्होंने नहीं किया। तो ये इनकी बुजदली है कि हम एक्सपोज हो जाएंगे, भाई हम तो सबसे ताकतवर हैं, तो वो एक्सपोज तो ये हो चुके हैं। तो ये जनाब इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है, ताज़ा तरीन तफसीलात है। काफी आप कह लें कि इस वक्त अनसर्टन माहौल है और दोनों रास्ते हैं, एक सीज फायर और अमन का रास्ता है, दूसरा रास्ता यह है कि वही रीजनल वॉर जिस पर पॉज का बटन अभी दबा हुआ है वो छिड़ जाएगी। देखते हैं फिलहाल मामलात किस तरफ जाते हैं। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर किया, आप राय जरूर करें। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।